बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है वो स्टोक्स थ्योरम को स्टार्ट किया था और स्टोक्स थ्योरम का मैंने पहले आपको डेफिनेशन बताई और उसके बाद उसका मैंने आपको प्रूफ करवाया कि स्टोक्स थ्योरम होता क्या है। ठीक है, तो फिर हमने सीखा और उसमें ये सीखा हमने कि स्टोक्स थ्योरम क्या करता है। हमारे पास अगर स्पेस के अंदर अगर कोई फर्स्ट इंटेग्रल है तो उसको वो डबल इंटेग्रल में कन्वर्ट करता है। मीन स्पेस के अंदर अगर हमारे पास कोई कर्व है तो उस कर्व से वो हमें सरफेस जनरेट करके देता है। ये काम है स्टोक्स थ्योरम का। और हमने साथ ये भी पढ़ा था कि स्टूडेंट्स जो ग्रीन्स थ्योरम है वो स्पेशल केस है स्टोक्स थ्योरम का इन प्लेन। ठीक है, तो नाउ आज हम स्टोक्स थ्योरम को अप्लाई करते हैं कि किस तरह हम हमारे पास कोई प्रॉब्लम आ जाए स्टोक्स थ्योरम के रिलेटेड वी कैन डील। ठीक है, तो हम किस तरह उसको डील कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको रिमाइंड करवा दूं स्टूडेंट्स कि स्टोक्स थ्योरम का हमारे पास जो हमने पढ़ा था फार्मूला वो क्या था। ठीक है, वो हम पहले फार्मूला लिख लेते हैं ताकि आपको रिमाइंड हो जाए कि स्टोक्स थ्योरम का फार्मूला क्या था। लेट्स सी स्टूडेंट्स, हमारे पास स्टोक्स थ्योरम में क्या था कि फर्स्ट इंटीग्रल जैसे यहाँ पे क्लोज्ड कर्व सी ए डॉट डी आर, ए वेक्टर डॉट डी आर, तो बच्चों विच इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल वो सरफेस में होगा तो नेबला क्रॉस ए वेक्टर डॉट एन डी एस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ स्टोक्स थ्योरम। वो हमें ये बताता था कि अगर ए वेक्टर का हम डॉट लें मतलब डाइवर्जेंस लें डी आर के साथ और फिर उसकी इंटीग्रेशन ले लें फर्स्ट इंटीग्रल क्लोज्ड कर्व के ऊपर, तो वहां से हमारे पास क्या चीज जनरेट होगी सरफेस के अंदर कि हमारे पास नेबुला क्रॉस ए मतलब कर्ल हम लें ए वेक्टर का, उसका डॉट लें हम एन जो कि नॉर्मल था उस सरफेस के ऊपर डी एस। ठीक है, तो नाउ अब जो स्टूडेंट्स मैं आपको एग्जाम्पल करवाने वाला हूँ एग्जाम्पल नंबर 15, उसमें ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। लेट्स सी, verify the Stokes theorem for a is equal to 2x minus yi minus yz square j minus y square zk, where s is the upper half surface of the sphere x square plus y square plus z square which is equal to 1 and c is its boundary। बच्चों जरा डायग्राम को थोड़ा सा आपने अंडरस्टैंड करना है क्योंकि जिसको डायग्राम अंडरस्टैंड हो जाएगी उसके लिए वर्किंग करना आसान हो जाएगी। बच्चों वो कहता है कि आपने स्टोक्स थ्योरम को अप्लाई करना है। उसने हमें वर्किंग के लिए जगह कौन सी दी है, तो उसने कहा है कि कहाँ पे आपने वर्किंग करनी है। बच्चा अगर थोड़ा सा आपने इसको इमेजिन करना है बेटा, ये जस्ट लाइक अ कैप नजर आ रही है आपको। ठीक है, ये कैप है ना, जैसे कैप का ये ऊपर वाला हेड, ठीक है, और ये कैप की दूसरे वाली साइड और ये कैप के आगे वाली साइड। ठीक है, या फिर आप इसको इस तरह भी कह सकते हो कि हमारे पास एक फुटबॉल है और फुटबॉल को सेंटर से हमने काट दिया है और काटने के बाद जो ऊपर वाला हिस्सा उसका बना है फूला हुआ हिस्सा वो हमें ड्रॉ किया हुआ है कि ये ऊपर वाला हिस्सा फुटबॉल का, ये उसके पीछे वाला हिस्सा और ये उसके आगे वाला हिस्सा। ठीक है, अगर मैं इसी तरह का कॉपी इसकी नीचे लगा दूं ऐसे करके तो वो पूरा फुटबॉल बन जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे उसने हमें जो क्वेश्चन में कहा था, उसने कहा था ये सफियर है एक, ठीक है। उसने बोला था इज द अपर हाफ सफियर। सफियर बेसिकली स्टूडेंट्स आपको पता है कि वो एक फुटबॉल ही होता है, फुटबॉल की तरह ही होता है। तो वो कहता है सफियर का सिर्फ आपने अपर हाफ लेना है, मतलब ऊपर वाला हिस्सा लेना है, नीचे वाला छोड़ देना है। मैंने सिर्फ ऊपर वाला लिया हुआ। ये डॉटेड लाइन का मीनिंग ये है कि ये बैक साइड पे हमारे पास लाइन है जो कि सफियर को शो करती है फुटबॉल की तरह, ठीक है। अब सफियर की इक्वेशन जो होती है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास सफियर की इक्वेशन होती है। तो उसने हमें ये कहा है कि आपने इस सफियर के लिए जो आपको उसने बताया है ए वेक्टर, वो कहता है कि आपने बताना है इस पे स्टोक्स थ्योरम को अप्लाई करके, ठीक है। और साथ वो भी ये भी मेंशन कर रहा है ऑफ द सफियर दिस, उसने बता दी इक्वेशन भी, एंड सी इज इट्स बाउंड्री, और बता देता है कि जो ये बाउंड्री है ना इसकी, ये सफियर की, ये देखो नीचे वाली बाउंड्री, ये सारी बाउंड्री है, ठीक है। ये सफियर की क्या है, बाउंड्री है, जिसको उसने वो सी का नाम दिया हुआ है, ठीक है। उस बाउंड्री को सी कह रहा है स्टूडेंट्स। और उसके साथ ये जो ऊपर वाला सारे का सारा ये एरिया है, मतलब यहाँ पे जो बताया हुआ बात उसने, ये एस सरफेस है फुटबॉल का। और जो नीचे से अगर हम कहें कि ये जो नीचे से गिर रहा है, ये जो कैप नीचे पे, जो मतलब जहाँ पे ये जमीन पे अटैच है, जिस जमीन पे ये कैप या फुटबॉल या सफियर, तो उसका जो जमीन वाला हिस्सा है वो रीजन आर है, मतलब ये सारे का सारा हिस्सा क्या है, वो रीजन आर है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब वो बताता है, अब हम लिखते हैं सफियर एस एंड, जो मैंने बातें की अब उसको डिफाइन कर देना है। सफियर एस एंड इट्स प्रोजेक्शन आर ऑन द एक्स वाई प्लेन। सफियर एस हमारे पास बताया गया है स्पेस के अंदर, ठीक है, जाहिर बात है वो स्पेस में ही होगा। और उसका जो प्रोजेक्शन है जिसको हम आर बोलते हैं, प्रोजेक्शन आपको पता है कि वो परपेंडिकुलर होता है सीधा सा नीचे। तो वो हमारे पास सफियर एस का प्रोजेक्शन क्या है, वो किस प्लेन में है, वो एक्स वाई प्लेन में है बच्चों। ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। तो उसका ये सफियर जो है उसका जो प्रोजेक्शन है वो एक्स वाई प्लेन के ऊपर है, ठीक है। आगे वो कहता है बाउंड्री सी ऑफ एस, जो बाउंड्री है सी, ये जो कर्व है बाउंड्री जो हमें जो पहले बताई थी, ये बाउंड्री ऑफ एस, ठीक है, इस किसकी है बाउंड्री, ये एस सफियर की। इज अ सर्कल, तो ये क्या बनता है यहाँ पे, इतना ये क्या बनता है स्टूडेंट्स, ये सर्कल बनता है इन एक्स वाई प्लेन ऑफ रेडियस 1, ठीक है। उसका वो बताता है कि रेडियस 1 है। ये कैसे पता चला रेडियस 1 है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र विच इज इक्वल टू 1। बेसिकली इक्वेशन होती है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र इज इक्वल टू आर स्क्र। तो यहाँ पे अगर 1 बताया हुआ तो इसका मतलब 1 का स्क्र 1 नहीं होता है, तो इसका मतलब आर हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1 है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि हमारे पास रेडियस जो है यहाँ पे क्या होगा, ये 1 है। बेटा ये रेडियस को शो नहीं कर रहा है, ये यहाँ पे प्रोजेक्शन है, ठीक है। तो ये भी 1 होगा रेडियस, ठीक है। तो एंड सेंटर एट द ओरिजिन, जाहिर बात है जो ये इक्वेशन है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, ये ओरिजिन की इक्वेशन है। ओरिजिन पे सेंटर उसका ओरिजिन है सफियर का। अगर लिखा होता है एक्स माइनस एच का स्क्र प्लस वाई माइनस के का स्क्र प्लस जेड माइनस जी का स्क्र विच इज इक्वल टू आर स्क्र, तो वो हमारे पास जनरल इक्वेशन है स्टूडेंट्स सफियर की। देखिए मैं लिख देता हूँ, एक्स माइनस एच का होल स्क्र प्लस वाई माइनस के का होल स्क्र प्लस जेड माइनस जी का होल स्क्र विच इज इक्वल टू आर स्क्र। बच्चों ये जनरल इक्वेशन है सफियर की, ठीक है। अब इसमें एच भी जीरो था, बेसिकली सेंटर पे था ना 0,0, तो इस वजह से हमारे पास एच भी जीरो, के भी जीरो और जी भी जीरो, मतलब ये शो करता है एच कॉमा के कॉमा जी, ठीक है। तो ये सेंटर को शो करता है और यहाँ पे रेडियस उसका क्या है, 1 है। तो ये उसने बता दिया। अब स्टूडेंट्स हमें इस पे स्टोक्स थ्योरम को अप्लाई करना है। अच्छा ये भी बात बता दूं, अब जो हमारे पास क्योंकि ये स्पेस में था और उसका प्रोजेक्शन आर जो है, जिस प्रोजेक्शन आर जो वो किस प्लेन पे है, वो एक्स वाई प्लेन पे है। और सेकेंडली स्टूडेंट्स जो उसकी ये बाउंड्री है ये वाली, जिसको हमने सी का नाम दिया हुआ है, वो बच्चों हमारे पास किसके ऊपर है, वो भी एक्स वाई प्लेन के ऊपर है, ठीक है। वो भी किसके ऊपर है, एक्स वाई प्लेन के ऊपर है। इसको जस्ट लाइक आप ऐसे समझे कि आप अगर दूसरे आसान अल्फाज में समझो आप, तो बेटा अगर आपके पास घर में एक जिसमें आप सालन खाते हो, मतलब जिसमें जिसको आप आम लैंग्वेज में जो है वो कौली कहते हो, तो कौली को अगर आप जो है वो जमीन पे रखो, तो उसका जो कौली का नीचे वाला हिस्सा होगा, ठीक है, वो
बेसिकली जो कॉली होगी वो आपके पास जमीन पे जब रखोगे तो वो बेटा क्या शो करेगा, वो सफियर को शो करेगा, लेकिन अपर हाफ सफियर को शो करेगा। ठीक है, जब कॉली जमीन पे पड़ी होगी तो उसकी जो ये ऊपर वाली चीज होगी ना, ये उसका सरफियर सरफिस होगी। ठीक है, और जो नीचे वाली कॉली की बाउंड्री होगी, ठीक है, ठीक है, ये जो कॉली की बाउंड्री होगी बच्चों, वो हमारे पास सी है, जिसको हमने बाउंड्री का नाम दिया होगा पहले क्वेश्चन में। ठीक है, और जो कॉली ने बाउंड्री के साथ साथ का एरिया कवर किया हुआ है, वो बच्चों उसका रीजन आर है। ओके, उम्मीद है कि अब आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर नहीं समझ आ रही तो घर में जमीन पे कॉली रख के देख लो। ठीक है, आपको समझ आ जाएगी, या किसी टेबल पे रख के देख लो कि जो रखी हुई है कॉली, उसकी जो बाउंड्री है वो हमारे पास सी है, और जो उसने अंदर से एरिया कवर किया हुआ है वो रीजन आर है, और जो उसका ऊपर कर्व शार्प चीज है जो उपहार सा है वो एस है। तो ये टोटल शो किसको करता है, अपर हाफ स्फीयर को शो करता है। तो अब बच्चों जो कर्व उसकी जो जो हमारे पास उसकी बाउंड्री थी सी, ठीक है, तो ये बाउंड्री जो बेटा जो थी उसका उसने बताया हुआ था रेडियस 1 है, उसका मतलब सेंटर से लेके किसी पॉइंट तक का फासला 1 है। तो वहां पे जाहिर बात है कि वो एक्स वाई प्लेन में है, तो वहां पे जेड 0 होगा। ठीक है, तो z जब 0 होगा तो उस वो वहां से क्या क्रिएट होगा, वहां से एक सर्कल ही क्रिएट होगा ना। बाउंड्री बच्चों वहां पे क्या क्रिएट होगी, एक सर्कल ही होगी ना। अगर आप कॉली को देखो जमीन पे जो पड़ी हुई है, उसकी सरफेस छोड़ दो ऊपर से, मतलब ये आप उसको काट दो ऊपर से, तो नीचे सिर्फ ऐसे सर्कल सा नजर आएगा आपको। ठीक है, और वो हमारे पास एक सर्कल है, और उसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हम कह सकते हैं कि उस बाउंड्री की जो इक्वेशन होगी वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, और जेड वहां पे 0 है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं बेसिकली प्रूव करने लगा हूं स्टोक्स थ्योरम को, और स्टोक्स थ्योरम की जो लेफ्ट हैंड साइड थी स्टूडेंट्स वो ये थी। स्टोक्स थ्योरम की जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो ये थी कि ए डॉट डी आर फर्स्ट इंटेग्रल क्लोज इंटरवल सी में। तो यहां पे बच्चों हमारे पास जो सर्कल से जनरेट हुआ था एक फिगर में। ठीक है, ठीक है, अब मैं उस क्लोज्ड कर्व पे काम करने लगा हूं। मैं स्टूडेंट्स अब जो वर्किंग करने लगा हूं, इस क्लोज्ड कर्व पे वर्किंग करने लगा हूं। ठीक है, अब इस क्लोज्ड कर्व पे जो वर्किंग करूंगा, ठीक है, उसका जो रिजल्ट आएगा वो इक्वल होगा किसके, जो हमारे पास मैं डबल इंटेग्रल मतलब ये सरफेस पे जो वर्किंग करूंगा तो वो उसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, उसी को हम स्टोक्स थ्योरम कहते हैं। तो मैंने अब इसको डायरेक्ट अप्लाई नहीं किया, बेसिकली हम इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर, मतलब एक्स और वाई में भी सॉल्व कर सकते थे। जैसे यहाँ पे मेरे पास है डी आर, मेरे पास जैसे है वो क्या होगा, डी एक्स डी वाई होगा ना, जैसे यहाँ पे डी एक्स डी वाई, ठीक है, और डी जेड। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एक ही वेक्टर उसका डॉट प्रोडक्ट ले लिया, तो मैं इसके अंदर भी सॉल्व कर सकता हूँ इसको। मतलब जेड मेरे पास यहाँ पे क्या है, 0 है, क्योंकि हमने बोला हुआ 0। ठीक है, क्लोज्ड कर्व पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब 0 आएगा तो ये सारा फैक्टर 0। देखिए स्टूडेंट्स, ये सारा फैक्टर मेरे पास, ये इतना फैक्टर सारा 0 हो जाएगा, तो रिमेनिंग मेरे पास रह गया एक्स और वाई में। तो मैं यहाँ से एक्स और वाई में भी सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन वहां पे सॉल्व करना स्टूडेंट्स हमारे लिए मुश्किल होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक्स और वाई है, तो हमारे पास इंटेग्रल यहाँ पे आ रहा है 1। ठीक है, तो पहले मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे मतलब इंटेग्रल मतलब यहाँ पे 1 है, तो मुझे यहाँ पे या सारे क्वेश्चन को एक्स में कन्वर्ट करना है या वाई में कन्वर्ट करना है। तो मुझे यहाँ पे कोई एक वैल्यू निकालनी है। जैसे यहाँ पे मैं कहता हूँ आपको स्टूडेंट्स, देखें, ये देखो, ये मेरे पास मौजूद है वाई एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 1। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स स्क्र, देखें यहाँ पे एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मैं वाई की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो यहाँ से क्या बनेगा स्टूडेंट्स, 1 माइनस एक्स स्क्र बन जाएगा। ठीक है, और जब स्क्र रूट लूंगा तो वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्र स्क्र रूट। ठीक है, और स्टूडेंट्स जो स्क्र रूट बनेगा, अब ये स्टूडेंट जो स्क्वायर रूट बनेगा यहाँ पे प्लस माइनस आएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे प्लस ही लूंगा क्योंकि मेरे पास सिर्फ वो पॉजिटिव साइड पे ही लिया गया है हमारे पास एक्स वाई प्लेन। ठीक है, तो अब हमारे पास वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब जहां जहां पे मेरे पास वाई लिखा हुआ है ना, मतलब ये तो 0 हो चुका है ना, यहाँ वाई की जगह पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्र स्क्र रूट, यहाँ वाई की जगह पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स, सॉरी ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि जेड लिखा हुआ है ना, जेड हमने ऑलरेडी कहा है 0, तो ये भी 0 हो जाएगा हमारे पास फैक्टर, मतलब ये भी 0 ये भी 0, तो सिर्फ मेरे पास ये फैक्टर रह गए। ठीक है, तो y की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस एक्स स्क्र स्क्र रूट, ओके, प्लस का, और उसके बाद इसका dx भी निकालना है। ठीक है,
डी एक्स ऑलरेडी मेरे पास निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं यहाँ पे वैल्यू लिख दूंगा 1 - x² स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट। ठीक है, अब बच्चों मुझे अब क्या करना है, मुझे 2x माइनस 1 - x² स्क्वायर रूट, और यहाँ पे उसकी जो लिमिट बनेगी, क्योंकि x में सारा है तो x में लिमिट क्या बनेगी, 0 से लेके 1 तक थी वो। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे 0 से लेके 1 तक है। अब मुझे बच्चों इसकी इंटीग्रेशन करना है, 2x माइनस स्क्वायर रूट 1 - x²। ठीक है, और dx मुझे अब इसकी इंटीग्रेशन करना है, तो बेटा इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास वही आंसर आएगा जो मैं अभी आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके आंसर को बताऊंगा। अब ये आप पे काम छोड़ रहा हूं कि आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो वही आंसर बनेगा जो मैं अब यहाँ पे इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करूंगा। बुक पे भी पोलर फॉर्म से किया हुआ, मैं भी पोलर फॉर्म से करने लगा हूँ। वो इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि बेटा जब डबल इंटेग्रल आगे जाके सॉल्व करना है ना, तो डबल इंटेग्रल में हमारे पास इस कार्टेशियन में सॉल्व करना, इंटीग्रेशन हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से मैंने कहा कि मैं पोलर में ही कन्वर्ट करता हूं ताकि मेरे लिए वर्किंग करना आसान हो जाए। तो मैं पोलर में सिंगल इंटेग्रल में भी कर लेता हूँ, डबल इंटेग्रल में भी कर लेता हूँ, इस वजह से मैं कर रहा हूँ। तो लेकिन आप चेक कर कीजिएगा कि हमारे पास इस तरह करने से भी हमारे पास आंसर सेम आएगा। एनी हो, तो अब मैं आपको पोलर में बताता हूँ। अब हमें पता है सर्कल की इक्वेशन जो थी यहाँ पे स्टूडेंट्स, सर्कल पे वर्किंग कर रहे हैं, तो उसकी जो उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन थी वो थी x इज इक्वल टू 1 cos थीटा, y इज इक्वल टू 1 sin थीटा और z इज इक्वल टू 0 होते हैं वहाँ पे। तो इसका जब लेंगे डिफरेंशियल dx लेंगे तो -sin थीटा d थीटा होगा, और dy लेंगे तो cos थीटा d थीटा और dz इज इक्वल टू 0 होगा। और सर्कल में हमारे पास जो थीटा का जो उसका एंगल होता है, मतलब जिसकी जो डोमेन होती है वो 0 से लेकर 2 पाई तक होती है। ठीक है, उसमें इंक्लूड होते हैं। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द सी मीन यहाँ पे बाउंड्री को शो कर रहे हैं ऑफ द सर्कल। तो देन अब बच्चों इस इक्वेशन को, इस क्वेश्चन के अंदर जो x है उसकी जगह वैल्यू मैं लिखूंगा cos थीटा, y की जगह sin थीटा लिखूंगा, z की जगह 0 लिखूंगा और साथ इनको वैल्यू को चेंज करूंगा। देखिए अब बच्चों मैंने क्या किया, थीटा मेरे पास 0 से लेकर 2 पाई तक लिमिट थी इसकी। ठीक है, अब यहाँ पे x की जगह पे क्या आ गया, cos थीटा, माइनस y की जगह sin थीटा, और साथ dx की जगह बच्चों हमारे पास आ गया माइनस साइन थीटा डी थीटा, माइनस साइन थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे बच्चों z 0 है तो 0 पुट करेंगे, सारा 0 ये भी, z 0 पुट करेंगे तो सारा ये भी 0। ओके, तो अब इसको सिंप्लीफाई करें, हमारे पास ये क्या बनेगा, मल्टीप्लाई करें तो ये चीज क्रिएट हो जाएगी। अब आपको पता है कि 2 sin थीटा cos थीटा बेटा डबल एंगल एनालिटिक्स लगाएं, जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई है, तो वो sin 2 थीटा होता है, और साइन स्क्वायर थीटा बेटा यहाँ पे हाफ एंगल आइडेंटिटीज लगाएं तो 1 - cos 2 थीटा/2 होती है, ये हमारे पास क्रिएट हो जाएगी। अब बच्चों यहाँ पे जब हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास ये cos 2 थीटा/2 आती है, प्लस यहाँ पे 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, थीटा/2 एज इट इज आ जाएगी, और cos 2 थीटा की क्या हो जाएगी, sin थीटा 2 थीटा आ जाएगी, और ओवर 2 आ जाएगा, 2 2 से 4 हो जाएगा, तो 0 से 2 पाई। बेटा ये छोटी छोटी इंटीग्रेशन है, ये आपको सभी वो आती है, तो वो मैं इस वजह से आपको इस पर ज्यादा जोर नहीं दे रहा ना, मैं इसको जरा सिंप्लीफाई करवा रहा हूँ, सिंपली डायरेक्ट वैल्यूज बता रहा हूँ कि आपने ऐसे इंटीग्रेशन कर दी है। बच्चों अब 2 पाई जब इसके अंदर पुट करेंगे तो जब cos 2 पाई जब यहाँ पे थीटा की जगह आएगा तो 4 पाई हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों 4 पाई, अब देखना है आपने कि 4 पाई cos 4 पाई की वैल्यू क्या होती है। अब देखो जुबानी याद करने का तरीका का, cos का ग्राफ जो होता है वो ऐसे होता है। अब 4 पाई मतलब ये होता है कि 360 जमा 360 कितना हो जाएगा, 720। अब देखना है 720 पे cos की वैल्यू क्या है। अब देखो यहाँ पे ये -1 होती है, यहाँ पे +1 होती है। ठीक है, ये 0 से स्टार्ट होती है, ये हमारे पास 90 है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स 180 होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या होता है, 2 पाई मतलब 360, यहाँ पे 2 पाई के बाद यहाँ पे फिर होगा, यहाँ पे हमारे पास इसी तरह से 360 के अंदर 90 ऐड कर देंगे मजीद और, तो इस तरह इसको ग्राफ बनाने के बाद हमारे पास जो चीज क्रिएट होगी यहाँ पे वैल्यू बच्चों, हमारे पास 1/2 क्रिएट होगी। ठीक है, मतलब 1 क्रिएट हो, इसका आंसर क्या आएगा, हमारे पास 1 आएगा जब हम 2 पाई पुट करेंगे इसके अंदर। नहीं तो आप कैलकुलेटर पे चेक कर लो तो तब भी वैसे पता चल जाएगा। और फिर यहाँ पे नीचे 2 आएगा एज इट इज। अब यहाँ पे 2 पाई पुट करेंगे तो 2 2 से कैंसिल, यहाँ पे सिंपल पाई रह जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा कैंसिल होने के बाद ये और ये कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाएगा, पाई। तो A.dr इसको बेटा जब सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर 180 आता है, जिसको हम पाई बोलते हैं। ओके, अब इसी तरह से बच्चों हम क्या करेंगे, नाउ राइट हैंड साइड निकालेंगे। अब राइट हैंड साइड में हमने जो टारगेट हमारा है वो ये है कि हमने निकालना है डबल इंटेग्रल, सरफेस पे है नेबुला क्रॉस ए डॉट एन डी एस। अब बच्चों इसमें हमने जो है वो जो वर्किंग करनी है वो बच्चों हमने क्या करनी है, यहाँ पे
इसमें हमने बेटा नेबुला क्रॉस, इसमें बच्चों हमने क्या करना है, इसमें हमने नेबुला क्रॉस ए पहले निकालेंगे, और नेबुला क्रॉस ए निकालने के बाद फिर हम उसका डॉट लेंगे एन के साथ, फिर डीएस के साथ वर्किंग करेंगे। तो सबसे पहले मैंने नेबुला क्रॉस ए लिया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम जी सर। यहाँ पे हम राइट हैंड साइड को जब देख रहे हैं, तो राइट हैंड साइड इसकी क्या होगी, इसकी बच्चों राइट हैंड साइड जो होगी वो हमारे पास ये है कि डबल इंटेग्रल नेबुला क्रॉस ए, ये हमारे पास हम जो बात कर रहे हैं वो सरफेस के अंदर बात कर रहे हैं, डॉट एन डी एस। तो यहाँ से बच्चों हमने अब राइट हैंड साइड निकालनी है, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो अब बच्चों यहाँ पे पहले नेबुला क्रॉस ए निकालूंगा, फिर एन डॉट एन डी एस के साथ मैं वर्किंग करूंगा। तो पहले नेबुला क्रॉस ए निकाल लें। तो आई जे के आपको निकालना आता है, यहाँ पे कि पार्शियल ऑफ पार्शियल एक्स, पार्शियल ऑफ पार्शियल वाई, पार्शियल ऑफ पार्शियल जेड, और ए की वैल्यू दी हुई थी, आई वाला कंपोनेंट, जे वाला कंपोनेंट और के वाला कंपोनेंट। इसको बेटा मैंने ओपन डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, आप उसको ओपन करेंगे तो इसका आंसर बच्चों के ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अब स्टूडेंट्स वही बात जो मैंने लिखी, नेबुला क्रॉस ए डॉट एन डी एस। तो यहाँ पे बच्चों इसका आंसर हमारे पास इतने का क्या आया, के आया है, यूनिट वेक्टर डॉट एन डी एस, ओके। अब बच्चों इसको मजीद जब देखते हैं हम कि यहाँ पे आपको जब मैंने प्रूफ करवाया था, आपको शायद याद हो, अगर नहीं याद तो प्रीवियस लेक्चर दोबारा से सुन लें। वहां पे मैंने बताया था आपको प्रूफ के अंदर के एन डॉट के डी एस विच इज इक्वल टू डी एक्स इंटू डी वाई। तो मैंने क्या लिखा, अब यहाँ पे एन डॉट के डॉट एन, इसकी जगह पे 1 आया, और डी एक्स कन्वर्ट हो गया डी एक्स और डी वाई में, ठीक है। अब ये सरफेस आ रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे इस सरफेस को, अब हमारे पास जो इक्वेशन है ऑफ सफियर वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब बच्चों एक और बात बता दूं, यहाँ पे जो मैं वर्किंग कर रहा हूँ, अब मैं इस सर्कल पे वर्किंग नहीं सिर्फ कर रहा, बल्कि अब मैं इस डायग्राम की सफियर जो बाहर वाला एरिया है, मतलब उस पर वर्किंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब स्फीयर के अंदर हमारे पास इक्वेशन ये होती है, इन एक्स वाई प्लेन के अंदर बच्चों क्या होगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल z इज इक्वल टू 0 इन अबव इक्वेशन पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो बच्चों हमारे पास आ जाएगी प्लस माइनस में, और वही बात जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था लेफ्ट हैंड साइड में। तो आपने बच्चों यहाँ से क्या करना है, पॉजिटिव चीज लेनी है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव हमारे पास मौजूद नहीं है, उसने हमें सिंपली एक्स वाई में कहा हुआ था। तो अब हमारे पास ये चीज आ गई, मतलब सिर्फ हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो मैंने अब बच्चों क्या किया यहाँ पे, मैंने क्योंकि y में है तो मैंने लिखा y स्टार्ट 0 से होता है और 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट उसकी दूसरी लिमिट आ जाएगी। देखिए ना y की लिमिट बच्चों अगर इन डायग्राम में देखो तो बच्चों वो स्टार्ट होती है 0 से लेके हमारे पास वो कहाँ तक जाएगी। अब y आप समझ रहे होंगे शायद 1 तक लिखने सर, बेटा ये हमारे पास y पूरे का पूरा आ रहा है यहाँ पे, ये पूरी इसकी सफियर के अंदर है, ठीक है। तो वो इस वजह से हमने उसकी क्या लिख दी, इक्वेशन लिख दी, ताकि हमारे लिए वर्किंग करना आसान हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया, सॉरी यहाँ पे, ठीक है। और साथ मेरे पास जो x में लिमिट होगी वो हम लिख देंगे 0 से 1 तक, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि मैं यहाँ पे x लिखना चाहता हूँ और यहाँ पे y लिखना चाहता हूँ तब भी ठीक है। तो वो क्या करेगा, जब x में लिखेगा तो x में जब लिखेगा तो वो 0 से लेके उसकी होगी x इज इक्वल टू 0 से लेके 1 माइनस वाई स्क्वायर होगा, मतलब वहां से वो x की वैल्यू निकाल लेगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन फिर वो जब वो यहाँ पे लिखेगा वो y की लिखेगा, y इज इक्वल टू 0 टू 1 तक, मतलब एक को आपने वेरिएबल में लिखना है ताकि उसका एरिया पूरे का पूरा, अगर आप दोनों ही एग्जैक्ट वैल्यूज लिख लोगे ना 0 से 1 और यहाँ पे 0 से 1, तो सिर्फ वो इतना एरिया कवर होगा, इतना एरिया, ये सारा एरिया मिस हो जाएगा, ठीक है। मतलब सिर्फ इतना एरिया बच्चों अगर कवर होगा, अगर आप 0 से 1 तक लिमिट लिख दें y की और 0 से 1 तक लिमिट लिख दें x की, तो हमारे पास फिर ये सारा एरिया खत्म हो जाएगा, मतलब ये हम कवर ही नहीं कर रहे, लेकिन हमें तो कवर करना है, ठीक है। तो इस वजह से मैं एक इक्वेशन वेरिएबल में लिख रहा हूँ ताकि पूरे का पूरा एरिया कवर हो जाए। एंड वाली इक्वेशन जो लिखूंगा, लिमिट लिखूंगा, वो मेरे पास फिक्स होगी ताकि उसमें आंसर हमारे पास एग्जैक्ट बन जाए। या आपकी मर्जी, आप वाई से स्टार्ट कर लो, आपकी मर्जी एक्स से स्टार्ट कर लो। तो मैंने यहाँ पे बच्चों वाई से स्टार्ट किया,
बुक ने भी वाई से स्टार्ट किया तो मैंने भी वाई से स्टार्ट कर लिया। आप चाहें तो इसको मैंने बता रहा हूँ कि एक्स जीरो से लेके 1 - y² तक लिख लो स्केयर रूट, तो वो वाई से लिख लो, मतलब यहाँ पे एक्स की भी लिमिट लिख लो, यहाँ पे डी एक्स आ जाएगा, और एंड पे डी वाई लिख लो, वहाँ पे 0 से 1 तक आ जाएगा। ओके, और साथ अब यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। ये क्यों लिखा है 4 बच्चों? हमारे पास, मैं अगर बताऊं जरा गौर से, आप देखें जरा यहाँ पे कि हमारे पास जो थीटा है, ठीक है, तो मैं उसको, थीटा को, अगर मैं सर्कल की बात करूं जो कि रीजन आर पे था, तो बच्चों वो मेरे पास 4 हिस्सों में कन्वर्ट होता है। देखिए जरा यहाँ पे, मेरे पास जो नीचे वाला सर्कल था जो रीजन आर वाला, ठीक है, वो बेसिकली 4 हिस्सों में इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट होता है। मतलब 0 से लेके 90, 90 से लेके पाए, यहाँ पे 3 पाई/2 और यहाँ पे 2 पाई। ओके, तो मतलब उसके 4 इक्वल पोर्शन होते हैं। तो इस वजह से हम जो वर्किंग कर रहे हैं बच्चों, वो हम सिर्फ और सिर्फ कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई प्लेन में कर रहे हैं। हम किस में वर्किंग कर रहे हैं बच्चों? ये देखिए जरा, मैंने पहले से बता रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ वर्किंग करवा रहा हूँ आपको एक्स वाई प्लेन में। किसमें वर्किंग करवा रहा हूँ? एक्स वाई प्लेन में। तो फिर हमें बाकी भी देखना है ना। अगर मैं देखूँ, इसको सर्कल को ड्रॉ करूँ, देखिए यहाँ पे भी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। मैं इस सर्कल में बात करूँ अगर, तो मैं बच्चों सिर्फ और सिर्फ इतने हिस्से की बात कर रहा हूँ। मतलब जो मैंने चीज यहाँ पे वर्किंग कर रहा हूँ इस वक्त इंटीग्रेशन, वो सिर्फ इतने हिस्से की निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो जो इतने हिस्से का आंसर आएगा उसको फिर मैं 4 से जरब दे दूंगा, तो मेरे पास इसका भी आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दो सारे इक्वल पोर्शन है ना, सर्कल में वो इक्वल पोर्शन होते हैं। अभी डायग्राम में आपको शायद नजर ना आ रहे हो इक्वल, आप कहेंगे सर ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है, ये बड़ा लग रहा है, ये छोटा लग रहा है। लेकिन बेटा आप जब डायग्राम में देखें ना सर्कल को गौर से, तो सर्कल में 4 इक्वल पोर्शन होते हैं। मतलब ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन और ये पोर्शन। तो मैं अभी जो वर्किंग कर रहा हूँ एक्स वाई प्लेन में वर्किंग कर रहा हूँ, मतलब मैं इतने हिस्से पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, जो मेरी इंटीग्रेशन निकली है वो इतने की निकली है। तो जो इतने का आंसर आएगा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो है वो कुछ भी आता है, मिसाल को पाई देता है, तो मैं उसको जरब दूंगा 4 के साथ। क्यों? क्योंकि मेरे पास 1 2 3 4 पोर्शन है, तो मैंने टोटल का निकालना था ना, तो वो मेरे पास भी टोटल का आएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। आप इधर देखें, अब यहाँ पे बच्चों हमारे पास क्या बनेगा? 0 से लेके हमारे पास, सॉरी, यहाँ पे ये समझ आ गई ना आपको लिमिट की? यहाँ पे 4 इस वजह से लिखा है मैंने। तो अब बच्चों यहाँ पे हमने पहले इंटीग्रेशन लेंगे वाई के रिस्पेक्ट, तो यहाँ पे 1 की इंटीग्रेशन वाई के रिस्पेक्ट क्या आ जाएगी? वाई आएगी, और इसकी लिमिट क्या आ जाएगी? 0 से लेके वाई 1 - x के स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, बाद में इसको ऊपर लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 - x² स्क्वायर रूट, और माइनस फिर ये 0 पुट करेंगे तो वो लिखने का फायदा नहीं है, तो आप ऐसे लिख दो। अब मेरे पास ये चीज आ गई ना। तो अब बच्चों मैं जरिए जिस तरह पहले मैंने उसमें कन्वर्ट किया था पोलर फॉर्म में क्वेश्चन को, तो यहाँ पे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये मेरे पास सर्कल था, x इज इक्वल टू साइन थीटा, हमारे पास उसकी इक्वेशन होगी पैरामीट्रिक इक्वेशन सर्कल की, और y इज इक्वल टू होता है हमारे पास cos थीटा। तो अब y लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे लिमिट लिमिट वैल्यू सिर्फ x की पुट करनी थी, इस वजह से मैंने सिर्फ x की वैल्यू लिख रहा हूँ। तो साथ क्या आ जाएगा? dx और साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा डी थीटा, और लिमिट इसकी होगी थीटा 0 से लेके π/2 तक होगा, 90 तक होगा। ठीक है, वही बात लिखी 0 से 90 तक। तो यहाँ पे बच्चों 1 - x की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा आ गया स्क्वायर रूट, और साथ ये जब इसको सॉल्व किया dx की जगह पे cos थीटा डी थीटा आ जाएगा, तो dx की जगह पे क्या आ जाएगा? cos थीटा डी थीटा। ठीक है, और ये वैल्यू बेटा होती है cos के थीटा होती है, क्योंकि पता है आपको sin के थीटा प्लस cos के थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो वहां से जब cos के थीटा की वैल्यू निकालें तो 1 - sin के थीटा आती है। तो बच्चों ये स्क्वायर से कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट से पीछे cos मल्टीप्लाई होगा जब cos से, तो cos के थीटा बन जाएगा, 0 से 90 हो जाएगा। ठीक है, और अब 0, ये हमारे पास स्क्वायर है, इसकी अब इंटीग्रेशन डायरेक्ट हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपको पता है कि इसको पहले मुझे हाफ एंगल आइडेंटिटीज बनाना होगा, 1 + cos 2 थीटा ओवर 2। ठीक है, तो अब बच्चों मैं इसको देखूंगा जब 1/2 लैदा हो जाएगा और cos 2 थीटा ओवर 2 लैदा हो जाएगा, तो 1/2 की इंटीग्रेशन क्या होगी? थीटा, साथ मैंने देखी यहाँ पे कॉमन 2 बाहर निकाल ली है, 4/2, और यहाँ पे 1 की इंटीग्रेशन होगी थीटा, होगी थीटा के रिस्पेक्ट, और cos 2 थीटा की होगी sin 2 थीटा ओवर 2। ठीक है, यहाँ पे 2 आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, तो π/2 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे π/2 पुट करेंगे, 2 से कैंसिल, तो साइन 180 0 के इक्वल होता है। तो अच्छा, -0 पुट करेंगे यहाँ पे, तो 0 ही आएगा, तो साइन 0 का होता है 0, तो वो 0 मैंने पुट ही नहीं किया, -0 0 बनना था यहाँ पे। ठीक है, तो जब सिंप्लीफाई किया तो π/2 आ गया, तो 2 से कैंसिल, पीछे पाई आ गया। दिस शोज डैट के नेबुला क्रॉस a डॉट एन डी एस इज इक्वल टू पाई। तो जो हमारे पास वन इक्वेशन का आंसर आया था लेफ्ट साइड का, वो भी पाई था, दूसरी इक्वेशन का भी आंसर पाई आया है।
तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उम्मीद है बच्चों आपको ये एग्जाम्पल समझ आ गई होगी। अब इसी तरह से असाइनमेंट जो है वो ग्रुप नंबर 7 के लिए वो होगा प्रॉब्लम नंबर 24 टू 27, 291 टू 297 तक ये पेज है आपने करना है, और साथ ये सॉल्व प्रॉब्लम है, इसको अपने गौर से देखने समझ आ जाएंगी आपको। और ये अनसॉल्व प्रॉब्लम है 40 टू 48, पेज नंबर 317 टू 318। ठीक है, ये ग्रुप नंबर 7 में करनी है। और बच्चों ये आपने सबमिट करवानी कब है, या आपने ग्रुप नंबर 7 ने ये हर हाल में मंडे को जमा करवानी है। मंडे को हर हाल में ये मंडे से पहले पहले जमा करवानी है ये असाइनमेंट। नेक्स्ट है बच्चों जो आखिरी टॉपिक है वेक्टर का, वो है गास डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, गास डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होता है, मैं यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट पहले बोलता हूँ कि इट स्टेट्स दैट इफ आर, अब मैं बता देता हूँ सिंपली एक और बात बेटा, जो गास डाइवर्जेंस थ्योरम होता है वो क्या करता है, वो डबल इंटेग्रल को ट्रिपल इंटेग्रल में कन्वर्ट करता है। इससे पहले जो हमने वर्किंग की थी स्टोक्स थ्योरम में, वो बच्चों हमने की थी कि स्पेस के अंदर हम किस तरह फर्स्ट इंटेग्रल को डबल इंटेग्रल में कन्वर्ट करते हैं। जो ग्रीन्स थ्योरम था वो बताता था फर्स्ट इंटेग्रल को किस तरह डबल इंटेग्रल में कन्वर्ट करते हैं प्लेन के अंदर। प्लेन में वर्किंग करनी है तो फर्स्ट इंटेग्रल को डबल इंटेग्रल में कन्वर्ट करना है। देखो अगर प्लेन में देखना है बच्चों आपने, तो फर्स्ट इंटेग्रल को आपने कन्वर्ट करना है डबल इंटेग्रल में। ठीक है, मतलब कर्व को लेके जाना है सरफेस में, तो सिंपली बल्कि सरफेस कह लें या जैसे भी, वहां पे क्योंकि प्लेन में डबल इंटेग्रल जब बात करते हो सरफेस नहीं होती, वहां पे क्या होता है वो रीजन होता है। जब सरफेस में बात, जब प्लेन में बात करते हैं ना तो वहां पे सरफेस नहीं होती, रीजन होता है। तो सी से आर जाना है, तो इसको बोलते थे ग्रीन थ्योरम। ठीक है, इसी तरह बच्चों जब हम फर्स्ट इंटेग्रल टू स्पेस में बात करते हैं, फर्स्ट इंटेग्रल टू डबल इंटेग्रल जाना है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, कर्व से हमने सरफेस में जाना होता है, तो वहां पे हम बात करते हैं स्टोक्स थ्योरम की। ठीक है, और जब हम बात करते हैं ट्रिपल इंटेग्रल, जब हम डबल इंटेग्रल से कन्वर्ट करना है हमने ट्रिपल इंटेग्रल में, तो उस वक्त हमने बच्चे बात करनी है गास डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, वो भी मैं करवाने लगा हूं आपको, वो क्या होता है लेट्स सी। इट स्टेट्स दैट इफ, अच्छा अब जो गास डाइवर्जेंस थ्योरम में क्या होता है, वो सरफेस से रीजन में जाता है। ठीक है, इट स्टेट्स दैट इफ आर इज द रीजन बाउंडेड बाय द क्लोज्ड सरफेस एस एंड वेक्टर ए इज अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन विद कंटिन्यूअस फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव, विद हमारे पास क्या होगा डबल इंटीग्रल एस ए डॉट एन डी एस विच इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल नेबुला क्रॉस ए इंटू डी वी, वेयर एन इज द आउटवर्ड ड्रॉन यूनिट नॉर्मल टू एस। तो ये हमारे पास उसकी डेफिनेशन है कि सिंपली सिंगल इंटीग्रल, और सॉरी डबल इंटीग्रल को जब हम लेते हैं वेक्टर ए का डॉट लेते हैं एन जो कि नॉर्मल वेक्टर के साथ, तो हमारे पास वो कन्वर्ट हो जाता है ट्रिपल इंटीग्रल में जब नेबुला का डॉट लेते हैं ए के साथ। ठीक है, इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर ए टेकन ओवर अ क्लोज्ड सरफेस एस इज इक्वल टू द इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए टेकन ओवर द रीजन आर इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ठीक है, अब बच्चों आपके पास जैसा कि टाइम कम है, तो इस वजह से मैं इस थ्योरम का प्रूफ नहीं करवा रहा आपको, मैं सिंपली आपको इस थ्योरम की एप्लीकेशन जो है, मतलब प्रॉब्लम जो है वो आपको करवा रहा हूँ, ताकि आपको इसका प्रॉब्लम में किस तरह, मतलब उसकी एप्लीकेशन किस तरह हम करेंगे, मतलब किस तरह हम जो है स्टूडेंट्स इसके फार्मूला को हम उसके प्रॉब्लम या उसके रियल लाइफ प्रॉब्लम में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से मैं आपको ये एग्जांपल मैंने कहा डायरेक्टली करवा दूं थ्योरम की जो है वो प्रूफ ना करवाऊं। ठीक है, इस वजह से प्रूफ थ्योरम का प्रूफ छोड़ रहा हूं। अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड होगा कि मैंने प्रूफ करना है तो उसके लिए प्रूफ बता दिया जाएगा उसको, तो लेकिन फिलहाल मैं अभी नहीं करवा रहा। एनी हो, एग्जाम्पल नंबर 16 है स्टूडेंट्स, वो कहता है वेरीफाई द डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर ए वेक्टर, उसने दिया हुआ है वेयर एस इज द सरफेस ऑफ द क्यूब बाउंडेड बाय एक्स इज इक्वल टू 0, x is equal to 1, y is equal to 0, y is equal to 1, z is equal to 0 and z is equal to 1। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे उसने बताया हमें कि आपके पास ये वेक्टर a है, सरफेस s जो है वो आपने जो बताई गई है वो किस चीज़ की होगी, उसने बता दिया है कि क्यूब बनाना है आपने। अब क्यूब कैसा होगा वो आपको पता है, जैसे चाय वाला डिब्बी होती है, ठीक है, तो वो इस तरह की क्यूब होती है, मतलब इस तरह का डिब्बा होता है। ठीक है, ये क्यूब है। क्यूब क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी 6 साइडें होती हैं बेटा, एक सामने वाली साइड,
एक उसके पीछे वाली साइड 2, एक इधर वाली साइड 3, एक इधर वाली साइड 4, एक ऊपर वाली साइड 5 और एक नीचे वाली साइड 6। तो इस तरह ये क्यूब होता है, 6 साइडें इसकी होती हैं। और उसने बताया कि हमें कहा है कि आपने वेरीफाई करना है डाइवर्जेंस थ्योरम को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बेटा डायग्राम बनाई, लिमिट्स उसने हमें पहले ही बता दी है सारी के 0 से लेके 1 तक एक्स लेना है, वाई 0 से लेके 1 तक लेना है, और जेड भी वो कहते हैं 0 से लेके 1 तक लेना है आपने। तो तीनों लिमिट्स उसने बता दी। तो मैंने नाम दे दिए कि जब डिब्बा बनाया ये मैंने क्यूब, तो मैंने कहा ए जो है यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, एक्स पे भी 1, वाई पे भी 1 और जेड पे भी 1। तो ए बी सी डी ई एफ जी, और उसके बाद ये नाम दे दिया और इसको ओरिजिन नाम दे दिया। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है क्या, पहले स्टेटमेंट लिखी कि डबल इंटीग्रल ए डॉट एन डी एस विच इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल रीजन आर में नेबुला क्रॉस नेबुला डॉट ए डी वी विच इज एन इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमने प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों पहले मैं आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड निकाल रहा हूँ। तो राइट हैंड साइड का जो आंसर आएगा वो ही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आना चाहिए। तो पहले मैं राइट हैंड साइड ले रहा हूँ, उसको सॉल्व करता हूँ, तो फिर हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएंगे। लेट्स सी। नाउ मैंने ट्रिपल इंटीग्रल लिया नेबुला डॉट ए डी वी, ठीक है। तो ट्रिपल इंटीग्रल एज इट इज। अब नेबुला आपको पता है कि क्या होता है, पार्शियल ऑफ पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल ऑफ पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल ऑफ पार्शियल जेड के। अब उसका डॉट लेना है ए के साथ। जब डॉट लेंगे तो हमारे पास आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन, के डॉट के वन, हमारे पास ये चीज क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे डी वी आ जाएगा, ठीक है। तो अब बच्चों देखें जरा यहाँ पे, तो जब इसका एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो 4z आ जाएगा। जब इसका लेंगे हमारे पास y के रिस्पेक्ट तो माइनस का 2y आ जाएगा। जब इसका z के रिस्पेक्ट लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, हमारे पास सिंपली y आ जाएगा, z 1 हो जाएगा, ठीक है। तो -2y प्लस y किसके इक्वल होता है, ये -y के इक्वल होता है। 4z एज इट इज और इंटू डी वी आ गया, ठीक है। अब बच्चों हमने क्या करना है, हमें लिमिट ऑलरेडी बताई हुई है कि अब मेरी मर्जी है कि मैं डी एक्स से स्टार्ट कर लूँ, डी वाई लिखूँ, डी जेड लिखूँ, या मेरी जैसे लिख दिया जैसे डी जेड डी वाई डी एक्स, या आप पे डिपेंड करते जैसे मर्जी लिखें आप, एनी हो। मैंने डी जेड से स्टार्ट किया, जेड 0 से 1, वाई 0 से 1, 0 से 1, ठीक है। तो पहले z लिखा, तो अब जब इसको सॉल्व करूंगा तो 2z² माइनस वाई जेड 0 से 1 लिमिट होगी, ठीक है। डी वाई डी एक्स एज इट इज। अब इसको मजीद इंटीग्रेशन लेंगे तो 2 माइनस वाई आ गया, ठीक है। इसको मजीद जब सॉल्व करें तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, लिमिट पुट करके फिर इसकी इंटीग्रेशन लें तो बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/2। तो हम कह सकते हैं कि नेबुला डॉट ए डी वी विच इज इक्वल टू 3/2। बच्चों मैं इतनी डिटेल में नहीं गया यहाँ पे, ना मैंने इसको सॉल्व करवाने की आपको मैंने कुछ बोला है, सिंपली कह दिया कि ये सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी इंटीग्रेशन है, मुझे पता है आपको ये आती है और आप खुद इसको परफॉर्म कर सकते हो। तो अब मेरे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ चुका है, जिसको मैंने नाम इक्वेशन 2 का दे दिया है, वो 3/2 आ गया। अब बच्चों मुझे क्या करना है, मुझे स्टूडेंट्स अब लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, और इस लेफ्ट हैंड साइड को मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर 3/2 ही बनना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड बेसिकली क्या है, सरफिस है। क्या है यहाँ पे हमारे पास, सरफिस है। ये तो रीजन थी ना। अब बताएं मुझे क्यूब के अंदर कितनी सरफेस होती हैं। क्यूब के अंदर 6 सरफेस होती हैं। एक सरफेस ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी नीचे वाली, पांचवी फ्रंट वाली, छठी बैक वाली। तो मुझे अब क्या करना है, इस लेफ्ट हैंड साइड को 6 सरफेस में कन्वर्ट करना है। मतलब पहले मैं निकालूंगा यहाँ से जी एफ ई डी, या फिर लिख लो डी जी एफ ई। पहले मैं फ्रंट वाली सरफेस की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। पहले स्टूडेंट्स मैं फ्रंट वाली सरफेस की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं इसके बैक वाली सरफेस की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैं इस लेफ्ट वाली सरफेस की वैल्यू निकालूंगा 3, फिर इसके मैं इधर वाली सरफेस की वैल्यू निकालूंगा 4, फिर इसके ऊपर वाली सरफेस की वैल्यू निकालूंगा 5, फिर इसके नीचे वाली सरफेस की वैल्यू निकालूंगा 6, फिर सारों को जमा कर लूंगा। तो वहां से मेरे पास जो आंसर आएगा वो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा सरफेसिस का। ओके, तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डी जी एफ ई से, ठीक है। यहां से सबसे पहले मैंने लिख दिया यहाँ पे कि एस मैंने सरफेस लिख दिया कि टोटल इक्वल किसके होगा, S1 S2 S3 S4 S5 और S6, ठीक है। मतलब यहाँ पे वही फार्मूला बनता है ना, S1 S1 S2 S2 S3 S3 S4 S4, ठीक है। बाकी वही फार्मूला आता जाएगा जैसे ए डॉट एन था, ठीक है। और ए डॉट एन S5 S5 S6 S6, ठीक है। तो पहले मैंने स्टार्ट किया डी ई एफ जी से, ठीक है। अच्छा, अब डी ई एफ जी पे आपको पता है कि हमारे पास, मैं डायग्राम पे अगर लेके चलता हूँ आपको, इससे पहले देखिए आप जरा फॉर्मूला कि डबल इंटीग्रल को सॉल्व कैसे करते थे। शायद आपको याद हो, अगर नहीं याद तो बेटा 2 लेक्चर पीछे आप देखें, अपना जो रिकॉर्डिंग में मौजूद है यूट्यूब के ऊपर, तो आप देखें ए डॉट एन,
ए डॉट जो एन है, जब उसका आप डबल डेरिवेटिव, जब डबल इंटीग्रेशन लेते हो उसकी, तो बच्चों वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास, वो हमारे पास क्या होता है, जो डबल इंटीग्रेशन होती है बच्चों, वो इक्वल होती है हमारे पास, लिखते कैसे हैं, ए डॉट एन। अब ये डी वाई डी जेड ओवर एन डॉट आई कैसे बने, ठीक है, ये मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि हम वर्किंग कर रहे हैं S1 सरफेस पे, डी ई एफ जी। देखिए आप जरा, ये है डी ई एफ जी, ठीक है, ये बाहर वाली सरफेस पे वर्किंग कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स अब देखना है यहाँ पे कि हमारे पास जो बाहर वाली सरफेस है, अब इस पे हमारे पास अ, जो, क्योंकि ये बाहर वाली सरफेस किसके ऊपर है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है ना, ये बाहर वाली सरफेस किसके ऊपर है बच्चों, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, और एक्स एक्सिस पे इसकी वैल्यू क्या है, 1 है, मतलब यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कौन सा यूनिट वेक्टर होता है बच्चों, आपको पता है, एक्स एक्सिस पे हमारे पास यूनिट वेक्टर आई होता है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे यूनिट वेक्टर कौन सा होता है, आई होता है। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू बनेगी, वो क्या बनेगी हमारे पास, वो क्रिएट होगी ए डॉट एन। अच्छा, अब उसके साथ हमने लिखा है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डी वाई ओवर डी जेड। क्यों लिख रही है डी वाई ओवर डी जेड ओवर एन डॉट आई, ऐसे क्यों लिख दिया बच्चों, वो इस वजह से लिख दिया क्योंकि ये जो मेरे पास सरफेस है डी ई एफ और जी, ये बेटा ये एक्स वाई प्लेन में आ रही है, और उसका एक्सिस किस पे अटैच हो रहा है, वो आई पे, मतलब एक्स एक्सिस पे अटैच हो रहा है, और एक्स एक्सिस के अलोंग आई यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पे ये भी बता सकता हूँ कि एन इज इक्वल टू जो होगा ना, वो मैं स्टार्ट में लिखूंगा कि वो आई के इक्वल है, एन इज इक्वल टू किसके होगा, आई के, मतलब जो इसकी तरफ बाहर की तरफ यूनिट वेक्टर आएगा ना, वो मेरे पास आई आएगा, ठीक है ना, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था, वो क्या आएगा, हमारे पास आई आएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं लिख सकता हूँ ए डॉट आई, मतलब ए वेक्टर मेरे पास स्टार्ट में मुझे पता है, ठीक है, तो एन की जगह पे क्या आ जाएगा, आई। और अब ये एक्स वाई एक्स, यहाँ पे मैंने वाई जेड में क्यों लिख दिया है, क्योंकि हमें फॉर्मूला पड़ा हुआ है सरफेस में हमारे पास, अगर हम बात करते हैं एक्स वाई प्लेन के अंदर, ठीक है ना, मतलब हमारे पास, अगर आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर में आप जाएं जरा, अगर आप 2-3 लेक्चर पीछे जाएं, तो आपको बच्चों समझ आ जाएगी कि अगर हमारे पास एक्स वाई प्लेन में बात करते हैं हम, ठीक है, सॉरी एक्स वाई गलत कह दिया मैंने, यहाँ पे क्योंकि बात कर रहे हैं, क्योंकि बाहर की तरफ आ रहा है, ये वाई जेड में है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास यूनिट वेक्टर आई है, यहाँ पे बात एक्स वाई में नहीं हो रही, बल्कि बच्चों ये वाई जेड में हो रहा है, ये जो मेरे पास आ रही है चीज, ये वाई जेड में आ रही है, और लेकिन उसका जो यूनिट वेक्टर है ना, जो यूनिट वेक्टर वो बाहर की तरफ है, जो कि वो आई है, क्यों आई कहा है मैंने, यूनिट वेक्टर होता ही बाहर की तरफ है, मतलब जो नॉर्मल वेक्टर जिसको एन बोला हुआ है, नॉर्मल वेक्टर जो बाहर की तरफ है, वो आई क्यों है बच्चों, क्योंकि वो एक्स एक्सिस हमारे पास लेफ्ट साइड पे बाहर की तरफ है, तो इसी तरह ये भी बाहर को होगा, ठीक है ना, तो उसको हमने आई बोला हुआ है, तो एन की जगह पे आई आ जाएगा, और ये हमारे पास मौजूद कहाँ पे है बच्चों, ये हमारे पास वाई जेड प्लेन के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे ओवर क्या लिखेंगे, एन डॉट आई, ये फॉर्मूला आपको याद होगा, एवेल्युएशन ऑफ द सरफेस इंटीग्रल में मैंने 3 फॉर्मूले बताए थे, तो उसमें से एक फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह से बच्चों, जैसे मैं अब वर्किंग की है मैंने डी ई एफ जी पे, इसी तरह फिर मैं नेक्स्ट करूंगा सी बी ए ओ पे वर्किंग करूंगा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट पे जब मैं वर्किंग करूंगा, मैं करूंगा बी ए एफ ई पे करूंगा, और इसी तरह से सिमिलरली सी ओ जी डी पे करूंगा, और इसी तरह फिर ऊपर और इसी तरह नीचे करूंगा। तो पहले अब मैं बेटा इस पे 1 पे करता हूँ वर्किंग, ताकि आपके लिए आसान हो जाए इसको समझना। अब देखें जरा, ये देखें, मैंने लिखा सरफेस वन डी ई एफ जी में एन इज इक्वल टू आई जो बाहर की तरफ था, और एक्स इज इक्वल टू 1 यहाँ पे होगा, ठीक है। क्यों एक्स इज इक्वल टू 1 है, क्योंकि एक्स एक्सिस में वैल्यू उसकी हमने क्या पड़ी हुई है, 1 है, तो एन की जगह पे क्या आ जाएगा, देखिए मैंने वैल्यू पुट की है, एन की जगह पे आई आ गया, ये ए वेक्टर एज इट इज आ गया, वाई जेड आ गया, और ये एन डॉट आई, देखो यहाँ पे एन हमारे पास क्या है, आई है, ठीक है, आई डॉट आई 1 होगा, और 1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1, तो इस नीचे डायरेक्टली 1 मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इसका जब डॉट लेंगे, सिर्फ यहाँ पे 4z आ जाएगा, वाई जेड एज इट इज आ जाएगा, और लिमिट उसकी आपको पता है 0 से 1 वाई की होगी, और जेड की भी 0 से 1, क्योंकि सारे शुरू में बताई हुई है लिमिट्स, ठीक है।
तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों हमारे पास आंसर जो आ जाएगा, ये सिंप्लीफाई नहीं कर रहा, डायरेक्ट लिखा हुआ है क्योंकि आसान से इंटीग्रेशन है तो 2 आ जाएगा। तो पहली सरफेस पे मेरी फ्रंट वाली साइड पे क्या आ गया, 2 आंसर आ गया। अब इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट इसको नाम इक्वेशन 3 का दे दिया। इसी तरह से S2 जो सरफेस होगी, उस S2 सरफेस में इसी तरह बच्चों S2 सरफेस में क्या होगा, S2 सरफेस जो कि ABCO है, ABCO है, उसमें n इज इक्वल टू माइनस आई लिखेंगे और x इज इक्वल टू 0 होगा। देखो ये वाली सरफेस की बात कर रहा हूँ, मतलब ABCO, मतलब इसके बैक साइड पे, मतलब जो मैंने अभी की है ना DEFG पे, इसकी बैक साइड पे। तो सारी बात है, इसकी बैक साइड पे मुझे बताएं स्टूडेंट्स, जो n इज इक्वल टू यहाँ पे हमने i लिया था यूनिट वेक्टर बाहर की तरफ था, तो जब इसकी बैक साइड पे लेंगे तो n इज इक्वल टू माइनस आई लेंगे ना, क्योंकि बैक साइड पे जा रहे हैं। और उस पे हमारे पास x क्योंकि इस तरफ 1 था, तो उस तरफ x क्या होगा, इससे पीछे x क्या होगा, देखो 0 होगा ना x, क्योंकि x तो उधर जा ही नहीं रहा। ठीक है, तो उसको हम पुट करके देख लेंगे। अब देखें जरा यहाँ पे, अब x 0 और n इज इक्वल टू माइनस आई, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो डी वाई डी जेड वही फॉर्मूला आएगा, ये नीचे 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो बच्चों अब यहाँ पे मैंने 0 लिखा हुआ है, मतलब डायरेक्टली बुक वाले ने भी ऐसे लिख दिया और मैंने भी ऐसे लिख दिया। बेसिकली मुझे यहाँ पे ए वेक्टर पूरा लिखना चाहिए था। अब क्योंकि यहाँ पे आता है 4xz, ठीक है, अब क्योंकि मेरे पास x 0 है, तो जब x की जगह 0 आएगा तो i वाला सारा फैक्टर 0 हो जाएगा, तो इस वजह से मैंने डायरेक्ट लिख दी है। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैंने सेपरेट बता दिया। ठीक है, अब जब इसका डॉट लेंगे तो बेटा यहाँ पे आई वेक्टर जो है यूनिट वेक्टर, इसका जब डॉट आई के साथ लेंगे तो वो तो 0 ऑलरेडी मौजूद है, तो 0 ही होगा। तो जे मौजूद नहीं है ना के मौजूद है, तो सारा 0 ही हो जाएगा। जब 0 मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ तो सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, 0। तो इक्वेशन 4 बन जाएगी। बैक साइड वाला आंसर आ गया। अब मैं लेफ्ट साइड वाला लूंगा ABEF। ठीक है, ABEF, देखो बच्चों, अब ये वाला ABEF, तो इसमें हमारे पास आई, इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो इधर ऐसे पीछे को होगा ना, तो इसका यूनिट वेक्टर ऐसे को होगा, ऐसे। ठीक है, और वो y इधर है, y के लॉन्ग क्या यूनिट वेक्टर होता है j, तो जो n जो यहाँ पे होगा वो किसके इक्वल होगा, j के इक्वल होगा ना। तो अब उस हिसाब से मैंने वर्किंग करनी है। और y यहाँ पे हमारे पास क्या है, y की वैल्यू 1 है। तो अब ये दो चीजें जेन में रखते हुए आपने उसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। देखिए जरा, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ABEF के अंदर n इज इक्वल टू j और y इज इक्वल टू 1, तो इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, अब क्योंकि ये एक्स जेड प्लेन के अंदर चला जाएगा, जब एक्स जेड प्लेन के अंदर होगा तो वाई नहीं है, तो यहाँ पे जे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया डायरेक्ट। 1 क्यों लिखा है डायरेक्ट, बेसिकली आना चाहिए था वाई स्केयर जेड था, वाई स्केयर जे था। तो वाई की वैल्यू क्योंकि 1 थी शुरू में मैंने बोला हुआ, तो 1 की जगह 1 का स्केयर ले तो 1 नहीं आएगा, तो 1 जे लिख दिया डायरेक्टली यहाँ पे। ठीक है, अब इसका जब डॉट लेंगे तो क्या आ जाएगा, जे डॉट जे 1 होता है। ठीक है, तो वो माइनस प्लस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो 0 से 1 जब इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा हमारे पास वो -1 आ जाएगा। इसी तरह इसकी लेफ्ट साइड पे जब देखेंगे तो वो OGDC आएगा। जब बच्चों इसकी लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो S4 सरफेस आ जाएगी, तो वो -j हो जाएगी। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा, इसको क्वेश्चन 6 बोल देंगे। इसी तरह से जब S5 देखेंगे तो वहाँ पे n इज इक्वल टू k जब पुट करेंगे तो वहाँ से बेटा z इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। तो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। इसी तरह से बच्चों S6 जब होगी तो हमारे पास वहाँ पे पुट करने से हमारे पास z इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू -k, तो हमारे पास आंसर 0 बन जाएगा। अब सारी इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे सरफेसेस को, तो 3 to 8 इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो 2 0 -1 0 1/2 और 0 ऐड करेंगे तो बच्चों हमारे पास आंसर 3/2 बन जाएगा। और ये वही आंसर है लेफ्ट हैंड साइड का। तो राइट हैंड साइड का इससे पहले हमने प्रूव किया था, वो भी 3/2 था। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड को 2 इक्वेशन का नाम दिया था और लेफ्ट हैंड साइड को हमारे पास यहाँ से वो आंसर आ गया उसका 9। तो हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 and 9 वी हैव, कि हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये हमारे पास डबल इंटेग्रल कन्वर्ट हो चुका है ट्रिपल इंटेग्रल में, जिसको हमने कहा था यहाँ पे कि ये गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम है। तो यहाँ पे ऐसे हम प्रूव कर सकते हैं इसको। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, असाइनमेंट ग्रुप 5 के लिए भी है वो, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि ग्रुप 5 की असाइनमेंट कम थी। तो अब ग्रुप 5 के लिए जो असाइनमेंट है वो है पेज नंबर 303 to 310 तक, प्रॉब्लम नंबर 33 to 35 और 37।
ठीक है, 33 से 35 तक प्रॉब्लम करने हैं और उसके बाद 37 नंबर प्रॉब्लम है। तो ये ग्रुप 5 के लिए है और ये आपके पास सॉल्व्ड प्रॉब्लम होंगे। और अनसॉल्व प्रॉब्लम जो है 49 टू 54 है, वो पेज नंबर 318 पे है। तो ये भी बच्चों आपने सॉल्व करने की कोशिश करनी है। उम्मीद है कि बच्चों आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा सर ये इंशाल्लाह। काइंडली बुक तो सेंड कर दीजिएगा दोबारा। तो स्टूडेंट्स ये जो आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। जो है जो नेक्स्ट है हमारा, ये अब 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। पहला मैंने कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम का करवाया था और दूसरा हमने लाइन, सरफेस, वॉल्यूम और उसके रिलेटेड थ्योरम्स हमने किए हैं। इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर्स में हम जो हमारा लास्ट टॉपिक है, जो लास्ट लेक्चर है, उसको हम करेंगे। जो लास्ट, सॉरी लेक्चर कह दिया मैंने, लास्ट जो चैप्टर है, ठीक है, वो इंशाल्लाह हम करेंगे कार्टेशियन टेंसर के ऊपर। दिस चैप्टर इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू, ठीक है। तो कार्टेशियन टेंसर, तो ये आपके हायर क्लासेस में बहुत जगह यूज होगा। पीपीएससी में बहुत ज्यादा एमसीक्यूज इस चैप्टर में से आते हैं। तो इस चैप्टर को हम नेक्स्ट लेक्चर्स में स्टार्ट करेंगे। और इसके बाद वैसे एक और चैप्टर आता है, वो है जर्नल टेंसर का, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो लेकिन आपने सिर्फ यहाँ पे कार्टेशियन टेंसर का चैप्टर करना है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह कार्टेशियन टेंसर समझ के आपको अच्छा लगेगा। If you have any question in this lecture or in previous lecture, then write in comment box or in WhatsApp group. Okay, Allah.